राधे राधे सभी को। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एक बहुत अच्छे लाइन के साथ। जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, कि जितना डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी सर झुकाएंगे। डरना सबसे बड़ी कमजोरी हमारे अंदर की डर ही होती है, जिससे कि जीत पाने के लिए हमें हिम्मत रखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। लोगों का तो काम ही है कि हमें नीचा गिराना, लेकिन ये हमारी काबिलियत होगी कि हम कैसे उससे ऊपर उठ सकें। और एक और अच्छी लाइन मेरी तरफ से, कि बहुत लोग होते हैं जो कि दुनिया में बहुत कुछ छोटा हासिल नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि वाह हमने तो सब कुछ खो दिया ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है। अगर आपने आज कुछ खोया है तो उससे बेहतर आपको फ्यूचर में मिल सकता है, बस मेहनत करनी होगी हर चीज़ के लिए। तो उस पर एक लिखा था कि मैं करता रहा इंतज़ार चाँद के दीदार का, कि मैं करता रहा इंतज़ार चाँद के दीदार का, और देखो आज तारे टूट रहे हैं मेरे लिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? तो हाल ही में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान मून स्नाइपर उतारने वाला दुनिया का 5वां देश कौन सा है? तो विच इज़ द फिफ्थ कंट्री इज द वर्ल्ड टू रिसेंटली लैंड द स्पेसक्राफ्ट मून स्नाइपर ऑन द मून? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। जापान इज़ द फिफ्थ कंट्री जो कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारा है, जिसका नाम है मून स्नाइपर। तो मून स्नाइपर जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, उसके द्वारा चांद पे लैंडिंग सफलपूर्वक लैंडिंग किया गया है, जो विश्व का 5वां देश बना है चांद पे उतरने वाला। इससे पहले यूएसए, रसिया, चीन, भारत और अब 5वां जापान बना है। तो जापान बना है। और अगर बात की जाए कि चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला एकमात्र देश, पहला देश भारत है। चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग करने वाला पहला और मतलब अभी हाल ही में हुआ है भारत। और इसके ये जो मून स्नाइपर है, इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य है ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए, कि ब्रह्मांड में क्या कितने उल्कापिंड हैं, क्या कैसे ब्रह्मांड का जो अस्तित्व है किस प्रकार का है, उसको जानने के लिए जाक्सा के द्वारा इस मून स्नाइपर मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मून स्नाइपर, जापान के द्वारा। और अगर कुछ जापान की बात की जाए तो जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। जापान को किस उपनाम के नाम से जाना जाता है? निप्पन कहा जाता है, या सुकुमारों का देश भी कहा जाता है जापान को। वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है? डाइट। वहाँ की मुद्रा क्या है? येन। और अगर जापान के द्वीप की बात की जाए तो वहाँ होकुरो, होन्सु, क्यूशु, शिकोयू इतने द्वीप हैं। होन्सु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। वहाँ के पीएम कौन है जापान के? फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो जापान के पीएम हैं। तो और अगर क्वेश्चन की बात की जाए, कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रयान 2 जो भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था, कब हुआ था? तो 14 जुलाई 2023 को। किस रॉकेट के द्वारा? LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। और कब वह चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचा था? तो 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया था, और 14 जुलाई 2023 को यहाँ से रवाना हुआ था। और 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाते हैं। और जहाँ साउथ पोल पे लैंड किया था चंद्रयान 3, उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट रखा गया है। और चंद्रमा के साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला देश है भारत। और लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। किसके नाम पे? विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया। और रोवर प्रज्ञान, जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। फोर्ब्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें दिया गया 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा। 23 अगस्त 2023 को पहुंच गया साउथ पोल पे। फर्स्ट देश भारत है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है 23 अगस्त को। और साउथ पोल पे जहाँ पे पहुंचा उसका नाम क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। लैंडर, रोवर और विक्रम का नाम विक्रम साराभाई के नाम पे रखा गया है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। फोर्ब्स
की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रिपोर्ट, व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स? तो वो व्हाट इज़ द पोजीशन? नाइन्थ मतलब 9वां रैंक है भारत का स्वर्ण भंडार के मामले में। और अगर बात की जाए तो पहला रैंक किसका है? यूएसए का। दूसरा रैंक किसका है? जर्मनी का। तीसरा किसका है? इटली का। और 9वां रैंक है भारत का। तो भारत का कौन सा रैंक है? 9वां रैंक है। पहला रैंक किसका है? यूएसए का। हमें 3 याद रखने होंगे, यूएसए, जर्मनी, इटली और 9वां भारत। और अगर क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत का 7वां रैंक है। और फायर पावर इंडेक्स की बात की जाए तो चौथा रैंक है। और अगर पहला रैंक इसमें क्रिप्टो इंडेक्स की बात की जाए तो उसमें भारत का शीर्ष रैंक है 100। और जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 127वां रैंक है। और हंगर इंडेक्स की बात की जाए तो 111वां रैंक है भारत का। और पैरा एशियन गेम्स में भारत का 5वां रैंक था। और अगर कुछ देखें तो हैप्पी इंडेक्स मतलब खुशहाली सूचकांक और शांति सूचकांक में भारत का 126वां रैंक है हैप्पी इंडेक्स और पीस इंडेक्स में। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रैंक है। इनोवेशन नवाचार इंडेक्स में 40वां रैंक है 80वां। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 80वां रैंक है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 80वां रैंक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा 9वां। और सारे आपको इंडेक्स के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब आते हैं हम लोग अगर कुछ और की यूएसए की बात की जाए तो यूएसए में निम्न सदन व उच्च सदन का नाम क्या है? निम्न सदन को प्रतिनिधि सभा कहते हैं और उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। जो कि हमारे यहाँ राज्यसभा है उसको वहाँ सीनेट कहा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में WHO से मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने वाला तीसरा अफ्रीकी देश कौन सा है? तो विच इज़ द थर्ड अफ्रीकन कंट्री टू रिसेंटली रिसीव मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO? तो इसका आंसर हो जाएगा काबो वर्डे जो अफ्रीका का देश है। काबो वर्डे यह थर्ड अफ्रीकन देश बना है जो कि मलेरिया मुक्त हो चुका है। तो WHO की बात की जाए तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है। और इसके हेड कौन है WHO के? डॉक्टर टेड्रोस है इसके हेड। और अगर WHO की बात की जाए तो ये जो जारी किया जाता है कि कैसे पता करते हैं कि कोई भी देश या फिर कोई क्षेत्र कैसे मलेरिया मुक्त हो चुका है पूर्ण रूप से? तो जिस क्षेत्र में 3 साल तक कोई भी नया केस नहीं आता है तो उसको मलेरिया मुक्त या फिर उसको उस रोग से मुक्त क्षेत्र या देश माना जाता है। और काबो वर्डे थर्ड अफ्रीकन कंट्री है जो कि मलेरिया मुक्त हो चुका है। पहला कौन था? तो मॉरिसन, दूसरा अल्जीरिया और मॉरिशस और अल्जीरिया और तीसरा काबो वर्डे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काबो वर्डे। अब आते हैं, अगर मलेरिया की बात की जाए तो मलेरिया का रोगवाहक क्या है? प्रोटोजोआ। मलेरिया किस और मलेरिया का वाहक मतलब मलेरिया होता कैसे है? तो मादा एनोफिलीज जो मच्छर होता है उसके काटने से उसके डंक में जो प्रभाव होता है उससे मलेरिया होता है। और प्रभावित क्या होता है? तो RBC होती है, रेड ब्लड और की कमी से होता है। और इसका जो दवा है कुनैन नाम की सिंकोना वृक्ष जो होता है इसके उपचार के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और इसकी जो फर्स्ट टीका था मॉस्किवरोस वो मलेरिया की टीका है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार। कुवैती दिनार इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? कुवैती दिनार। और अगर फोर्ब्स की बात की जाए तो फोर्ब्स में सबसे मजबूत करेंसी कुवैती दिनार। एक कुवैती दिनार बराबर 270 रुपीज़। 1 कुवैती दिनार इज इक्वल टू 270 रुपीज़।
और अगर बात की जाए कि क्यों ऐसा है, क्यों कुवैती दिनार ही सबसे मजबूत करेंसी है, तो तेल, यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा उपलब्ध होता है। और तेल की बात की जाए तो तेल पूरे दुनिया में उसका बहुत ज़्यादा निर्यातक देश है कुवैती दिन कु, कुवैत दुनिया में तेल के मामले में सर्वाधिक निर्यात करता है। और इसलिए यहाँ की जो मतलब करेंसी है वो सबसे महंगी मानी जाती है, सबसे कीमती मानी जाती है। इंपोर्ट यहाँ से इंपोर्ट इतना ज़्यादा होता है, इसी के मामले में यह सबसे महंगा करेंसी वाला देश है। और अगर सेकंड की बात की जाए तो बहरीनी दिनार और तीसरी ओमानी रियाल। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा कुवैती दिनार हो जाएगा। और अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें तो देश और मुद्रा, यूक्रेन की मुद्रा का क्या नाम है? रिवेनिया। रूस की रूबल, स्वीडन की क्रोना, आइसलैंड जो होता है उसका भी यही है, नॉर्वे का। दक्षिण अफ्रीका की रैंड, मलेशिया का रिंगिट किसकी? मलेशिया। बांग्लादेश का टका, बांग्लादेश टका। चीन युवान या रेवेनवी। वियतनाम का डोंग। दक्षिण कोरिया का वॉन, वियतनाम का डोंग। मैक्सिको का पीस, यूएई का दिरहम, तुर्की का लीरा, वियतनाम का डोंग, दक्षिण कोरिया का वॉन, मैक्सिको की पीसो, यूएई का दिरहम, तुर्की का लीरा। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविस्योर का संबंध किससे? हाल ही में लॉन्च इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हेविस्योर का संबंध किससे है? तो कंट्रीज फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन हेविस्योर ऑफ द recently launched Indian immunological is related to, तो हेपेटाइटिस ए से रिलेटेड करता है। हेविस्योर जो है ये हेपेटाइटिस ए से, देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है हेपेटाइटिस ए रोग की। और हेपेटाइटिस की ए की बात की जाए तो हिपेट और आइटिस से बना ये शब्द है हेपेटाइटिस। और हिपेट का अर्थ होता है लीवर और आइटिस का मतलब होता है सूजन। तो लीवर में जो यकृत में जो सूजन होता है उसी से हेपेटाइटिस का निर्माण होता है। और ये जो हेविस्योर है ये 2 खुराक वाली वैक्सीन है और किस कंपनी के द्वारा बनाई गई है? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स कंपनी, हैदराबाद की जो कंपनी है उसके द्वारा बनाई गई है। और इससे प्रभावित क्या होता है? तो यकृत इससे प्रभावित होता है, इससे यकृत प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से। यकृत में जो सूजन होता है, लीवर में जो सूजन होता है उससे इसका निर्माण होता है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? और अगर हम लोग कुछ अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। यकृत के अध्ययन, यकृत मतलब लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपेटोलॉजी यकृत के अध्ययन को। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की रासायनिक जो प्रयोगशाला है उस केमिकल लेबोरेटरी किसको बोलते हैं? लीवर को। और ये जहर को समाप्त करता है लीवर। किडनी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। और यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन कहलाता है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हाल ही में IUCN ने पहली बार किसे रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वल्नरेबल कैटेगरी ऑफ द रेड लिस्ट बाय IUCN फॉर द फर्स्ट टाइम। तो किसे रखा है इसे ये रेड लिस्ट की असुरक्षित श्रेणी में? तो हिमालयन वुल्फ को रखा है। और इसका नाम शिकारी भेड़िया या फिर बर्फीला भेड़िया भी इसको कहते हैं। और यह ऊंचाई पे मिलता है, अल्पाइन जो घास का मैदान होता है वहाँ पर यह पाया जाता है। अल्पाइन घास के मैदान में पाया जाता है ऊंचाई पर। और इसका नाम क्या क्या है? हिमालयन वुल्फ मतलब बर्फीला वुल्फ, बर्फीला भेड़िया या फिर शिकारी भेड़िया। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो भारत, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में पाया जाता है।
और यह पहली बार इसको रेड श्रेणी में, रेड लिस्ट की श्रेणी में घोषित किया गया है। और अगर IUCN की बात की जाए तो इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो लद्दाख का राजकीय पशु क्या है? स्नो लियोपार्ड, हिम तेंदुआ लद्दाख का राजकीय पशु है। खाद्य पशु किसको बोलते हैं? तो मिथुन को खाद्य पशु बोलते हैं। और स्नो लियोपार्ड जो है, हिम तेंदुआ, कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? किस देश का? किर्गिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार किसे मिला है? तो हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? तो हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड एट द विंग्स इंडिया अवार्ड 2024? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु एंड न्यू दिल्ली। तो बेंगलुरु और नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। विंग्स इंडिया 2024 की बात की जाए तो 2000, इसका उद्देश्य यह है कि 2023 में जो इसका कि किसी सर्वश्रेष्ठ जो मतलब सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ज़्यादा जो वोटिंग मिली है कि सबसे बेस्ट कौन सा हवाई एयरपोर्ट है, उसके मामले में उसकी रिपोर्ट ये जारी करता है। तो अगर बात की जाए कि 2023 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है दिल्ली और बेंगलुरु, दिल्ली की बात की जाए तो इसकी थीम क्या थी? अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना, इसकी थीम थी। और बेंगलुरु की बात की जाए तो टर्मिनल 2 जो बेंगलुरु का है। और अगर बेंगलुरु की बात की जाए तो भी वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत जो एयरपोर्ट है कैंपगोड़ा एयरपोर्ट, उसको घोषित किया गया है, सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट घोषित किया गया है, जो कि बेंगलुरु में है, कैंपगोड़ा एयरपोर्ट। और अगर इसमें विंग्स इंडिया में बात की जाए तो बेगमपेट एयरपोर्ट जो हैदराबाद का है, वो भी एक बहुत अच्छा एयरपोर्ट माना जाता है। वही इसका होस्ट था। विंग्स इंडिया 2024 का होस्ट कौन था? तो बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद। और इसको बेस्ट इंटीरियर का अवार्ड मिला है बेंगलुरु को। किसको? और इस जो विंग्स इंडिया 2024 है, इसका यह कहाँ हुआ था? तो बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में हुआ था। और बेस्ट इंटीरियर का अवार्ड किसको मिला है? तो बेंगलुरु को मिला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु और नई दिल्ली। बेंगलुरु और नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन सा माना गया था इस बार? तो चांगी एयरपोर्ट जो सिंगापुर में है, चांगी एयरपोर्ट। और सबसे खूबसूरत कैंपगोड़ा, बेंगलुरु। अयोध्या एयरपोर्ट का क्या नाम रखा गया है? तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। और एयरफोर्स डे कहाँ सेलिब्रेट हुआ था? तो प्रयागराज में। अमृतकाल की अवधि 25 वर्ष के लिए होती है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो वेयर हैज़ द 9th पक्का पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली? तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। और अगर पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट होता है। और हॉर्नबिल पक्षी के संरक्षण के लिए यह त्यौहार मनाया जाता है और 9th क्रम का यह है। और 2019 में इसको राज्य उत्सव घोषित किया गया था, जो कि किसके द्वारा घोषित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश के जो CM पेमा खांडू थे, उनके द्वारा इसको राज्य उत्सव घोषित किया गया। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, अगर हम त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना की बात की जाए तो कब इसकी स्थापना हुई थी? तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर कोक बारोक भाषा जो कि त्रिपुरा की मूल भाषा है, वह कौन सी भाषा है? कोक बारोक भाषा। त्रिपुरा की मूल भाषा कौन सी है? कोक बारोक भाषा। और इसकी जो त्रिपुरा है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को। 19 जनवरी को नहीं, कोक बारोक भाषा दिवस जो है 19 जनवरी मनाया जाता है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय की स्थापना दिवस कब है? तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें
तो खार्ची पूजा और केर गरिया ये सब त्रिपुरा की फेस्टिवल है। ट्यूलिप, हैरात, कंछोत, खीर भवानी मेला ये सब कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो हाल ही में बिहार के बाद जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो विच इज़ द सेकेंड स्टेट आफ्टर बिहार टू स्टार्ट कास्ट सेंसस रिसेंटली? तो विच इज़ द सेकेंड स्टेट? तो आंध्र प्रदेश। फर्स्ट स्टेट कौन सा था? बिहार, जाति जनगणना कास्ट सेंसस स्टार्ट करने वाला। और सेकेंड स्टेट कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। तो और इसमें कौन कौन से जाति को शामिल किया गया? तो SC ST OBC और EWS। EWS का मतलब इकोनॉमिक वीकर सिस्टम, इकोनॉमिक वीकर सिस्टम। उद्देश्य क्या है इसका? सरकारी योजनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाना। सरकारी जो योजना है उनको सही व्यक्ति तक पहुंचाना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का आंसर हो जाएगा। तो अगर बात की जाए जनगणना की, तो पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो 1872 में हुई थी। किसके काल में हुई थी? तो मेयो के काल में। पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई थी। और जो दशकीय आधार पे जो हर 10 साल में जो जनगणना होना स्टार्ट हो गया, वह कब से होना स्टार्ट हो गया? 1881 में रिपन के काल में। कब हुआ? 1881 में रिपन के काल में। और अगर लिंगानुपात की बात की जाए, तो लिंगानुपात के मामले में शीर्ष कौन सा है राज्य? तो केरल सबसे शीर्ष राज्य है लिंगानुपात के मामले में, केरल। और सबसे लोएस्ट कौन सा है? हरियाणा, जहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है, सबसे कम सेक्स रेशियो है। और अगर साक्षरता की बात की जाए, तो सबसे यहाँ यह इसमें भी मैक्सिमम में केरल है, और सबसे लोएस्ट जो साक्षरता वाला राज्य है बिहार है। और जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यूपी की है और सबसे कम सिक्किम की। और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार सबसे टॉप पे है, और यूटी में दिल्ली। और सबसे न्यूनतम कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, और सबसे जो 23 दिसंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है उस पे आते हैं। और ये इमोशन से जुड़ा क्वेश्चन है। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना है? जय श्री राम। तो किस द राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर? द राम टेम्पल बिल्ट इन अयोध्या इज बिल्ट इन विच आर्किटेक्चर? तो विच आर्किटेक्चर? नागरा स्टाइल। नागरा स्टाइल में मतलब नागर शैली में बना है, और अयोध्या में बना है। अभी हाल ही में इसका निर्माण हुआ है। नागर शैली की बात की जाए तो नागर शैली नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर का निर्माण होता है वो नागर शैली में निर्माण किया जाता है। और अगर द्रविड़ शैली की बात की जाए तो साउथ इंडिया के जो मंदिर होते हैं उनको पिरामिड नुमा टाइप का, उसको साउथ इंडिया में द्रविड़ शैली के रूप में बनाया जाता है मंदिर का निर्माण। और पंचायतन शैली में खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश में है उसका निर्माण पंचायतन शैली में हुआ था। और जो मिक्स टाइप का होता है, वेसर शैली में मिक्स जो सभी टाइप का बनाया जाता है मिक्स करके, वो वेसर शैली में बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नागर शैली, नागरा स्टाइल। और अगर अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे, और अगर बात की जाए तो 1528 में अगर अयोध्या की पूरी जानकारी आज आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या में राम मंदिर का कैसे राम मंदिर स्थापित किया गया? पहले वहाँ पे बाबरी मस्जिद था, क्यों टूटा, कैसे क्या हुआ, सबकी बात की जाएगी। तो अगर 1528 ईस्वी में मंदिर को गिराया गया था, और उसके बाद वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया गया बाबर के द्वारा। और 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा दिया गया। फिर 1992 में 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि 2019 में
कि 9 नवंबर 2019 को जो हमारे चीफ जस्टिस थे उस समय इंडिया के, रंजन गोगोई की संवैधानिक 5 जजों की बेंच बैठी थी। और अगर उस 5 जजों की बेंच में बात की जाए तो जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई, जस्टिस बोबोडा बोबोडे एस ए बोबोडे, डी वाई चंद्रचूड़ जो कि अभी चीफ जस्टिस, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर, ये सब उस समय मतलब जो 5 जजों की बेंच थी उसमें ये सभी जस्टिस थे। तो इनका निर्णय था कि जो भूमि थी उस पे रामलला की मतलब राम मंदिर की स्थापना की जाए और अलग से उसके बगल में 5 एकड़ जो है मस्जिद के लिए ज़मीन दी जाए। और इसकी स्थापना और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भूमि पूजन की गई थी, 5 अगस्त 2020 को। अब आते हैं हम लोग कि जो श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो उसमें स्थापित किया गया था, कब किया गया था तो 22 जनवरी 2024 को, और नागर शैली में निर्माण किया गया। और नागर शैली में निर्माण हुआ। नागर शैली की विशेषता क्या है, तो नागर शैली की विशेषता है कि नागर शैली में मंडप बने होते हैं और उसका जो शिखर होता है उस पर एक कलश होता है, शिखर होते हैं और शिखर पे कलश होता है। और अगर बात की जाए और उसमें गर्भगृह होते हैं, गर्भगृह होता है मुख्य जो घर होता है जिसमें कि मुख्य मूर्ति की स्थापना होती है, जहाँ पे रामलला स्थापित किए जाते हैं, उसको गर्भगृह कहते हैं। और इसके अलावा उसमें 5 प्रकार के, और उसमें और मंडप की बात करें तो मंडप में 5 प्रकार के मतलब दिए गए हैं। एक सेकेंड, हाँ, अगर बात की जाए कि वहाँ पे मंडप जो है वो 5 चीज़ों से मिल के बना है। नृत्य, वहाँ पे जो उसका अर्थ होता है, वहाँ पे जो एक सांकेतिक जो दिया गया है वह नृत्य, रंग, सभा, प्रार्थना, कीर्तन, सबका संदेश वह हम सभी लोगों तक पहुँचाता है। और अगर बात की जाए मूर्ति की, तो मूर्ति के वास्तुकार कौन थे, तो अरुण योगीराज। मूर्ति के वास्तुकार ये अरुण योगीराज थे। और यह किस पत्थर से बना है, तो शालिग्राम पत्थर से बना है। किस पत्थर से बना है, शालिग्राम पत्थर से बना है। और अगर बात की जाए कि कितना इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 161 फीट इसकी ऊंचाई है, 161 फीट ऊंचा है। और मंदिर के वास्तुकार कौन थे, मूर्ति के वास्तुकार हैं अरुण योगीराज, जिनके द्वारा इंडिया गेट पे भी मूर्ति बनाया गया है। शंकराचार्य का भी निर्माण किया गया है उत्तराखंड के पास, शायद केदारनाथ के पास। और अगर बहुत सारे इन्होंने मूर्ति का निर्माण भारत में किया है। और अगर मंदिर के वास्तुकार की बात की जाए तो श्री चंद्रकांत इसके निर्माण सोमपुरा इसके मतलब मंदिर के वास्तुकार हैं। और किस कंपनी के द्वारा है, तो लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, L&T कंपनी के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है। लोहे एवं स्टील का उपयोग नहीं किया गया है इसमें, किसी भी लोहे एवं स्टील का उपयोग इस मंदिर में नहीं किया गया है। बलुआ पत्थर, जो बलुआ पत्थर होता है वह कहाँ से आता है, राजस्थान से। तो आपको बहुत सारी जानकारी प्रदान की गई। अब अगर एक बात, और एक बहुत अच्छी लाइन जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोली थी वो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जो कि हम राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन राम का तात्पर्य किससे है। राम राज्य सिर्फ हिंदुत्व से नहीं जुड़ा होता है, बल्कि राम राज्य हमें अपने से जो मतलब जो स्त्री होगी उसकी मदद करनी होगी, उनका रिस्पेक्ट करना होगा, अपने से बड़ों का इज्जत करना होगा, सभी को समान व्यवहार समान अधिकार देना होगा, तभी राम राज्य की स्थापना होगी।
जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ लाइनें कही थी जो बहुत अच्छी थी कि राम आग नहीं राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं राम समाधान है। कि राम आग नहीं राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान ही नहीं राम अंतकाल अनंत काल है। कि राम वर्तमान ही नहीं राम अनंत काल है। जय श्री राम। तो अब आते हैं 24 जनवरी के क्वेश्चन पे। तो 24 जनवरी के क्वेश्चन में क्या दिया है? हाल ही में सुरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया गया? तो हाल ही में सुरैया उपग्रह को किसने लॉन्च किया गया है? तो सुरैया उपग्रह, तो हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सुरैया उपग्रह? हाँ, तो हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड सुरैया सैटेलाइट? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ईरान के द्वारा सुरैया उपग्रह को लॉन्च किया गया। और अगर बात की जाए कि इसको ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया किस रॉकेट के द्वारा, तो क्यूम 100 के द्वारा सुरैया उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्यूम 100 के द्वारा। और इसमें ठोस ईंधन का यूज किया गया है। 750 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ईरान की बात की जाए तो नूर उपग्रह जो है ये भी ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नूर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ईरान के द्वारा। नूर उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अगर ईरान की बात की जाए तो ईरान में कौन से मरुस्थल हैं? तो ईरान के मरुस्थल के नाम है दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर। कहाँ पे है? तो ईरान में दस्त ए लुत और दस्त ए कबीर। और यहीं पे रामसर साइट भी है। आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए रामसर साइट का निर्माण किया गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में भारत की यात्रा पर आई यूएन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो डेनिस फ्रांसिस। तो हु इज प्रेसिडेंट ऑफ द 78th सेशन ऑफ द यूएन जनरल असेंबली हु रिसेंटली विजिटेड इन इंडिया? तो डेनिस फ्रांसिस हो जाएगा इसका आंसर। यूएन महासभा के जो सत्र के अध्यक्ष हैं कौन है? डेनिस फ्रांसिस, जो कि भारत आए हैं हाल ही में। और यूएन महासभा की बात की जाए तो यह विश्व की लघु संसद कहा जाता है, मिनी पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड यूएन महासभा को कहा जाता है। 193 देश इसमें शामिल है, 193 कंट्रीज शामिल है इसमें। एक देश एक मतदान इसका जो थीम है वह उस क्या है? एक देश एक मतदान। एक देश एक मतदान का सिद्धांत पे कार्य करता है। एक देश एक मतदान के सिद्धांत पे कार्य करता है। और 5 दिन की यात्रा पे ये भारत आए हैं। और अगर बात की जाए कि 26 जनवरी 2024 पे ये महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि रहेंगे। 26 जनवरी 2024 में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, उस पर ये महाराष्ट्र के राजकीय अतिथि होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है? तो हु इज विनर ऑफ वुमेन सिंगल कैटेगरी ऑफ इंडिया ओपन 2024? ताई जुंग और यिंग। ताई जुंग यिंग, ताई जुंग यिंग, ताई तु जू यिंग नाम भी ऐसा है यार, हद करता है। पता नहीं इनको कोई और नाम क्यों नहीं मिलता है। इंडिया ओपन 2024 के महिला एकल की विजेता कौन है? ताई जुंग यिंग विजेता है। और अगर बात की जाए कि ये किसके द्वारा, योनेक्स जो सनराइजर्स इंडिया ओपन 2024 है, यह बैडमिंटन से संबंधित होता है। और इसमें और अगर इसकी बात की जाए कि यह किस स्टेडियम में, केडी जादव स्टेडियम जो दिल्ली है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। और केडी जादव जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाले फर्स्ट खिलाड़ी थे कुश्ती में। कौन थे? केडी जादव। और अगर बात की जाए कि विजेता कौन बना है, तो विजेता ताई जू यिंग
ये ताइवान के हैं। और इन्होंने किसको हराया, तो चेन यू की को हराया, जो कि चीन के हैं, ओलंपिक विजेता रह चुके हैं। और अगर पुरुष डबल्स की बात की जाए तो उप विजेता कौन थे, चिराग एंड सात्विक साईराज, जो कि भारत के थे। कहाँ पे, तो साउथ कोरिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ताई जू यिंग इसका आंसर हो जाएगा। इंडिया ओपन 2023 के महिला एकल की विजेता ताई जू यिंग। तो अब आते हैं, अगर और कुछ चीन की बात की जाए तो ह्वेनसांग जो है किसके, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसकी जो किताब थी लिखी हुई, उसका क्या नाम था, सियू की। और यह नालंदा यूनिवर्सिटी आया था उस समय। नालंदा यूनिवर्सिटी के कौन थे, तो आचार्य शीलभद्र वहाँ के हेड थे। अब अगर बैडमिंटन की बात की जाए तो बैडमिंटन के प्रमुख कप थॉमस कप, उबेर कप। और अगर कुछ विजेता की बात, जो विनर रह चुके हैं, ओरियल्स कप प्रियांशु रजावत के द्वारा जीता गया है। मलेशिया कप एच परनाई के द्वारा जीता गया है। स्विस एंड इंडोनेशिया कप सात्विक एन चिराग के द्वारा जीता गया है। और इस सात्विक एन चिराग को अभी हाल ही में अर्जुना अवार्ड भी प्रदान किया गया है। और कनाडा ओपन किसके द्वारा, लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में वर्ष 2024 में किसे भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो महान कर्पूरी ठाकुर, महान जननायक जो कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। 23 जनवरी 2024 को ये घोषणा की गई थी। अगर महान कर्पूरी ठाकुर की बात की जाए तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म भारत में ब्रिटिश शासनकाल में समस्तीपुर जिले में हुआ था। बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके पिताजी का नाम गोकुल ठाकुर तथा माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। और इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और यह जेल भी गए थे उस योगदान में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको जेल का भी सामना करना पड़ा। और 1967 में आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी जो दल था, बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। इन्हीं के कारण जो संयुक्त समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी थी, वह ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। और 73 से 77 तक वे लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़ गए। तो यह बहुत सारे और भी चीज़ों में इनका योगदान रह चुका है। तो भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया है, मतलब देने की घोषणा की गई है, तो कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर। और इनको नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का गुरु भी कहा जाता है। और इनको क्यों प्रदान किया गया, तो जो सामाजिक न्याय की स्थापना पर इन्होंने बल दिया था, उसी के कारण इनको समाप्त किया गया। और पिछड़ी जाति को आरक्षण भी इन्हीं के द्वारा प्रदान किया गया था। 1990 में मंडल कमीशन की स्थापना, ओबीसी को जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, मंडल कमीशन की जो स्थापना है वह इन्हीं के द्वारा हुई थी। और इनको मरणोपरांत दिया गया है, घोषणा हुई है भारत रत्न प्रदान करने की। तो रिसेंटली हु हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न इन द ईयर 2024, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर, यह है महान कर्पूरी ठाकुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कानून और न्याय मंत्रालय भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ करेगा, तो विच कैंपेन will the Ministry of Law and Justice launch for collective commitment of the principle inherent in Constitution of India, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो कानून न्याय मंत्रालय के द्वारा और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो श्री जगदीप धनखड़ जो कि हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। हर घर न्याय के द्वारा न्याय सेतु जो ऐप है वो लॉन्च किया गया।
और इसका क्या उद्देश्य है? तो कानूनी सलाह प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संविधान हमारा समान। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवार को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की? तो विच स्कीम हैज रिसेंटली बीन अनाउंस्ड बाय पीएम मोदी टू प्रोवाइड रूफटॉप सोलर एनर्जी सिस्टम टू 1 करोड़ फैमिलीज? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, मतलब की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई है। तो 22 जनवरी 2024 को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह में इनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि 1 करोड़ परिवारों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी। और ये मतलब जो ईंधन होता है ग्रीन एनर्जी वह उसको प्रदान किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, 1 करोड़ परिवारों को सौर ऊर्जा प्रदान करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो हु हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2024 इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? तो इसका आंसर हो जाएगा 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश उसको प्रदान किया गया। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश संस्थागत श्रेणी में इसको प्रदान किया गया। और संस्थागत श्रेणी में जो है 51 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। और अगर व्यक्ति की बात की जाए तो 1 लाख रुपया। और आपदा के समय हवाई सहायता उपलब्ध कराने के कारण इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर सुभाष चंद्र बोस की स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है, जो उनकी जयंती है पराक्रम दिवस, वो भी 23 जनवरी को मनाई जाती है। उसी के मौके पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और आपदा के समय हवाई सहायता प्रदान करने के लिए। और इसकी नगद राशि 51 लाख रुपया। और यह कहाँ का है? 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में सऊदी अरब के जॉय अवार्ड्स में सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी ऑनर्ड एट सऊदी अरेबियाज जॉय अवार्ड रिसेंटली? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट। जॉय अवार्ड्स की बात की जाए तो सऊदी अरेबिया का यह पुरस्कार है। और यह जो है अगर इसकी बात की जाए तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एस्सार जो है मिस्र के एक्टर उनको दिया गया है। और यह किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो सलमान खान जो कि भारतीय अभिनेता हैं, वह विशेष अतिथि के रूप में थे उनके द्वारा। और आलिया भट्ट को जो प्रदान किया गया है जॉय अवार्ड्स, यह मानव एंटरटेनमेंट अवार्ड के रूप में प्रदान किया गया है। और यह भारतीय पहली महिला है जिनको कि अवार्ड प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉय अवार्ड्स आलिया भट्ट। और अगर 9th नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो विच ऐप हैज़ रिसेंटली बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवादिनी ऐप, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बहुभाषी शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। अनुवादिनी ऐप 22 भाषाओं में स्कूल, यह जो है संविधान की 22 जो भाषाएं हैं उसमें स्कूल एंड हायर एजुकेशन के कंटेंट जो अनुवाद करने के लिए कंटेंट का अनुवाद करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया, अनुवादिनी ऐप को। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है उसके द्वारा प्रदान किया जाएगा। और एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका थीम है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा में बहुभाषावाद, बहुत जो अनेक प्रकार की भाषाओं, सभी प्रकार की भाषाओं को बढ़ावा देना शिक्षा में, ताकि सभी लोग मतलब स्थानीय भाषा या फिर जो उनकी भाषा है उसको सीख करके शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवादिनी ऐप, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है 22 भाषाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुवादिनी ऐप। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे।
तो इसका तो हिंदी वाला नहीं है, कोई बात नहीं। रिसेंटली विथ whom has the इंडियन आर्मी स्टार्टेड द सेकेंड जॉइंट एक्सरसाइज साइक्लोन, तो किसके द्वारा? इजिप्ट के द्वारा, इजिप्ट और भारत के द्वारा लॉन्च, भारत के बीच हुआ है यह एक्सरसाइज। और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है जो ये साइक्लोन, सेकेंड साइक्लोन अभ्यास है। फर्स्ट पहले हो चुका था भारत में, सेकेंड इजिप्ट में हो रहा है, और यह भारत और इजिप्ट के बीच होता है साइक्लोन, और यह मरुस्थलीय क्षेत्र में होता है। और इजिप्ट की बात की जाए तो इजिप्ट को नील नदी का वरदान भी कहते हैं, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अब्देल फतेह सीसी, और अभी थर्ड मेंबर यह ब्रिक्स का बन चुका है इजिप्ट। और इजिप्ट की बात की जाए तो स्वेज नहर है यहाँ पे, जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से अलग करती है। और यह और अगर यहाँ की राजधानी काहिरा है, इजिप्ट जो है मिस्र की राजधानी काहिरा। तो आज का क्वेश्चन यही समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।